हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण के प्रश्न करवाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम में। 100% ही पूछे जाने वाले प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और इसकी पूछने की संभावना मेरे प्यारे बच्चों 110% ही। ये समझ लीजिए, जो प्रश्न आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा, सिखाऊंगा, वो आप लोग को कुछ देर में पता चल जाएगा जी किस तरह के क्वेश्चन, यानी कि परिभाषा वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जो किसी संख्या का आधे में इतना जोड़ देने पर ये प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, या किसी संख्या के दुगुने में 4 से भाग देने पर, ये करने पर, वो करने पर, मेरे प्यारे बच्चे इस तरह के प्रश्नों में बच्चों को प्रॉब्लम होता है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को इस तरह से इस प्रश्न को सिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, विश्वास मानिए, जो कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या या तकलीफ नहीं होगा। एक ही वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप लोग बिल्कुल ही अच्छी तरह से सीख भी जाएंगे। चलिए मैं आप लोग को क्वेश्चन सबसे पहले करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर आप लोग को एक चला गया होगा, आप लोग उसको पढ़ लीजिए एक बार क्या कहा गया, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। क्वेश्चन में कहा गया है, दो संख्याओं का योगफल 50 है, उनमें एक संख्या दूसरी की 7/3 यानी 7/3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़िएगा। कहा गया एक संख्या जो है ना, वो दूसरी की 7/3 है मेरे प्यारे बच्चों, तो संख्याएं निकालिए। देखिए इसको मेरे प्यारे बच्चों हम दो कंडीशन से बना सकते हैं, यानी कि पहली संख्या को x मान सकते हैं, दूसरी संख्या को y मान सकते हैं। इस तरह से भी बना सकते हैं, या मेरे प्यारे बच्चों हम एक संख्या को अगर मान लीजिए दूसरी संख्या को x मान ले, तो पहली संख्या क्या होगा। कहा गया है प्रश्न में, जो एक संख्या जो है वो दूसरी की 7/3 गुनी है, तो मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह के प्रश्नों में हम लोग सिंपली से क्या करते हैं, मानते हैं, जो माना कि दूसरी संख्या संख्या x है, तो पहली संख्या मेरे प्यारे बच्चों, हमने दूसरी संख्या मान लिया x है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या की क्या है 7/3 गुनी, तो दूसरी संख्या की क्या है 7/3 गुनी, तो दूसरी संख्या x माने इसका 7/3 गुनी कर देंगे, यानी कि 7/3 कर देंगे। मुझे विश्वास है ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो एक संख्या जो है वो दूसरी की 7/3 गुनी है, तो यहाँ से आप लोग इसको जब निकालिएगा तो ये क्या आ जाएगा 7x/3 निकल के आ जाएगा। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। प्रश्न से मेरे प्यारे बच्चों में क्वेश्चन में कहा गया है, पहले में दो संख्याओं का योगफल 50 है, यानी कि इसको दूसरी संख्या और पहली संख्या को जब हम ऐड करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या को ऐड करेंगे, तो इसका योगफल हमें 50 आता है। बस अब इक्वेशन हमारा बन के तैयार हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर को लेके आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। सिंपल सा सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 3, तो यहाँ से 7x हो जाएगा, और यहाँ से ये कुछ नहीं हराने पर इसको डायरेक्टली एलसीएम से गुना हो जाते हैं, तो 3x हो जाएगा इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो यहाँ से 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 50, ये भाग का टर्म है, इधर बराबर की साइड आने पे गुना हो जाता है, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 50 या गुना 3, बट्टे में गुना के टर्म में था, इधर आने पे भाग हो जाएगा, तो 10 से ये कट जाएगा 5 मत में, तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों 15 निकल के आ गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों अतः अतः संख्याएं बराबर, यानी कि पहली संख्या भी लिख सकते हैं, दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं। अतः पहली संख्या क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस संख्या का 7/3 करेंगे, तो 7/3, क्योंकि एक देख सकते हैं पहली संख्या जो है 7x/3 है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 7/3 है, तो यहाँ से 3 × 5 = 15, पहली संख्या 35 हो जाएगी, और दूसरी संख्या जो हो जाएगा, दूसरी संख्या वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी संख्या को x माने थे, x का मान 15 निकल के आ गया, यानी 15 ही आ जाएगा। अब इन दोनों को आप लोग जोड़ के देख सकते हैं, आपका योग जो है वो 50 ही आएगा। मुझे विश्वास है ये समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या या तकलीफ नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसे आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा गया है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, मुझे विश्वास है, और समझ भी गए होंगे। कहा गया किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग जो है वो क्या है 10/3 है। और इस तरह के प्रश्नों में क्या करते हैं ना बच्चे, गलत करके आते हैं। आपको गलत नहीं करना है। किसी संख्या कहा गया, जब आपको कुछ भी नहीं पता चले तो सिंपली x मान लीजिए, m मान लीजिए, p मान लीजिए, s लेके z तक में कोई भी नंबर मान सकते हैं, ठीक है। तो हम x ही मान के बनाते हैं। माना कि संख्या x है, कहा गया किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का जो योग होगा वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 10/3। तो अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम वो संख्या x मान लिए प्रश्न से। अब ये संख्या मेरे प्यारे बच्चों कोई संख्या, किसी संख्या, यानी कि ये संख्या x और इसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना। जैसे 2/3 है और इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। जैसे x है तो इसका हम व्युत्क्रम करेंगे, जिसके नीचे में 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, तो सिंपली इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये 10/3 यानी कि 10/3
3 के बराबर में आएगा। यही हमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न के अंदर कहा गया है और इसे हमें यहीं सॉल्व भी हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब ये इक्वेशन के रूप में आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1/10/3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको कैलकुलेट यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करने पे ये हो जाएगा एक्स 3x स्क्वायर और प्लस 3 और इसको गुना कीजिएगा तो ये 10x हो जाएगा। और जब इसको गुना कीजिएगा तो ये 3x स्क्वायर, इसको इधर लेने पे ये माइनस में 10x और प्लस में 3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको सोचना होता है जो हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो इसको गुना कीजिएगा तो ये 9 आएगा और 9 को इस तरह से जोड़ने पे मेरे प्यारे बच्चों, जो जोड़ने पे हमें -10x होना चाहिए और गुना करने पे हमें प्लस में 9 आ जाना चाहिए। तो सिंपली इसको तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 3x स्क्वायर -9x और -x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। अब -9x -x -10x हो जाएगा और यहाँ से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 को यहाँ पे 1 है तो 9 को 1 से गुना कीजिए तो 9 ही नहीं होगा, x को x से गुना करने पे x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन कैसे होता है, जब आप भी बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा तो फिर आपके माइंड में भी ये कैलकुलेशन आने लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। जब तक सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक नहीं आएंगे। यहाँ से 3x कॉमन लेने पे यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे भाग देने पे ये 3 बचेगा, x तो कॉमन ही ले लिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से -1 कॉमन लेने पे यहाँ पे भी x -3 हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पे चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस है तो इसलिए माइनस हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से x -3 दोनों टर्म में कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे बचेगा -1 इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म के बराबर में 0 कर देते हैं तो x-3 के बराबर में भी 0 और 3x-1 के बराबर में भी 0 कर देते हैं। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों और यहाँ से 3x बराबर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 1/3। अतः संख्या जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, संख्या जो हो जाएगा वो 3 और 1/3 हो जाएगा। दोनों मेरे प्यारे बच्चों ये संख्या होगा, दोनों को आप लोग अगर इस 3 और 1/3 और 3 के व्युत्क्रम को जोड़िएगा तो भी 10/3 आएगा और 1/3 और 3 को मेरे प्यारे बच्चों 1/3 और इसके व्युत्क्रम को भी जोड़िएगा तो भी 10 ही आएगा। तो मुझे विश्वास है ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और इसी तरह के परिभाषा वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं और सब बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसे आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चला गया होगा, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, जो दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग मेरे प्यारे बच्चों कितना है 394 हो। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 394 है। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोग को समझा। तो देखिए कभी भी आप लोग को विषम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या मानना हो, विषम धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या मानना हो, क्रमागत का मतलब हुआ लगातार जो उसके बाद वही आना चाहिए, और या तो सम धनात्मक पूर्णांक संख्या मानना हो या मेरे प्यारे बच्चों लगातार संख्या मानना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे उसमें बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है। वो एक बार समझ लीजिए। देखिए अगर हम सम संख्या का बात करते हैं तो सम संख्या क्या होता है 2 होता है, फिर 4 होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 4 6 8। उसके बाद अगर हम विषम संख्या का बात करते हैं तो 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है और सारे सम संख्या होते हैं, 5 होता है और उसके बाद 7 होता है और ढेर सारे संख्याएं होते हैं। तो हम एक बात यहाँ पे देखेंगे तो इन सारे के बीच में जो हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो ये 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यानी कि सम संख्याओं के बीच जो डिफरेंस होता है वो कितने का डिफरेंस होता है 2 का डिफरेंस होता है ना बाबू। उसी प्रकार यहाँ पे भी हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें विषम संख्या के अंदर भी हमें वही 2 देखने को नजर आता है, यानी कि विषम संख्याओं के अंदर भी हम अगर संख्या निकालते हैं तो उसमें भी 2 का ही डिफरेंस होता है। अगर मान लीजिए हम कहें जो मान लीजिए 531 एक विषम संख्या है तो अगला जब हम विषम संख्या निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे हम 2 ऐड कर देंगे यानी 533 हो जाएगा, क्योंकि हम जान चुके हैं कि इन दोनों की संख्याओं के अंतर क्या होता है तो 2 होता है। तो या तो 531 के अगले विषम संख्या निकालना है तो 533 होगा, 2 हमने ऐड कर दिया, या पीछे वाले निकालना होता तो हम 2 घटा देते 529 हो जाता। तो उसी तरह अगर मान लीजिए हमें विषम कहा गया हो या सम मान लीजिए 544 कहा 500 या 344 कहा जाए और उसके हमें अगले सम संख्या ज्ञात करना तो हम क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ने पे ये 346 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों जो हम सम संख्या निकालने के लिए आगे वाले सम संख्या निकालने के लिए जो पीछे वाला सम संख्या होगा उसमें 2 को ऐड करना होगा ना। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें कहा गया है जो विषम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो कभी भी मान लीजिए विषम हो या सम हो तो उस कंडीशन में हमें अगर 2 हो यानी कि 2 मानना हो तो एक x मानिएगा फिर एक x+2 मानिएगा, सम में भी यही मानिएगा और विषम में भी यही मानिएगा। अगर 3 हो तो x+2 फिर प्लस कीजिएगा 2 तो x प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आ रहा है समझ में बाबू। अगर 3 लगातार विषम
संख्या मानना हो, 3 लगातार धनात्मक संख्या समझिए, 3 लगातार धनात्मक सम संख्या मानना हो तो x x प्लस 2 x प्लस 4, या विषम भी मानना हो तो भी x x प्लस 2 x प्लस 4 ही मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, अगर गिनती की संख्या मानना हो तो उस कंडीशन में हमें x मानेंगे, फिर x प्लस 1 मानेंगे, फिर x प्लस 2 मानेंगे, फिर x प्लस 3 मानेंगे। गिनती की संख्या में इस तरह से मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि गिनती की संख्या हम लोग जो होते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, और प्राकृत संख्या जो होती है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। इस सभी को हम देखते हैं तो सब में एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, तो इसीलिए हम जब इसकी संख्या को भी मानेंगे तो उस कंडीशन में भी हम एक को ही बढ़ाएंगे। चलिए अब हम अपने इक्वेशन यानी कि प्रश्न पे आते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और मुझे विश्वास है ये जो अभी मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। कहा गया है जो दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, माना कि दो क्रमागत धनात्मक विषम मेरे प्यारे बच्चों पूर्णांक, विषम पूर्णांक। तो दो कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक पूर्णांक क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक मानना है तो क्या हो जाएगा, एक x हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा बाबू। एक x होगा और एक x प्लस 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि विषम मानना है तो दो क्रमागत तो एक x माने है तो फिर प्लस में 2 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता चल गया जो सम संख्या के डिफरेंस जो होता है बीच में उसके 2 होता है विषम संख्या, तो इसीलिए प्लस को 2 कर दिए। तो समझ में आ गया ना बाबू? ठीक है, अब आगे हम प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रश्न में कहा गया दोनों संख्याओं का वर्ग जो है मेरे पास वर्ग कर जोड़ने पर इसे कहा गया, देख सकते हैं, जिनके वर्गों का योग 394 है। इन दोनों संख्या इसका भी वर्ग करके जोड़ेंगे और इसका भी वर्ग कर देते हैं मेरे प्यारे। तो इन दोनों को वर्ग कर दिया, इसके बाद जोड़ दिए तो इसका योग जो है वो 394 निकल के आता है। अब चलिए इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 ए बी, यानी कि ये भी 4x हो जाएगा, इक्वल टू 394 हो जाएगा। अब 394 को उधर लेके आ जाइएगा तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 4x हो जाएगा, प्लस में 4 और ये प्लस में 394 धन है फिर ये माइनस में 394 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x स्क्वायर और प्लस में ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 4x हो जाएगा और यहाँ से माइनस में 390 हो जाएगा, घट जाएगा तो हो जाएगा बाबू 390। अब हम 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन लेने पर ये क्या हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2x और माइनस में यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 9 18, 2 5 10 इक्वल टू 0। इस 2 को उधर लेके जाने पर ये 0 के साथ भाग हो जाएगा और 0 को साथ भाग कीजिए, 0 से 2 से भाग कीजिए या गुना कीजिए मेरे प्यारे बच्चों 0 ही आएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 195 इक्वल टू क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों, हमें 0 निकल के आ गया। तो अब यहाँ से इसका जब हम लोग मान निकालेंगे, अब देखिए तो हमें जोड़ने पे 2x आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों और गुना करने पे 195 आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 15x और माइनस में 13x माइनस 195 इक्वल टू 0। ये 13 को जब आप लोग 15 से गुना कीजिएगा तो ये 195 आ जाएगा, और जब इसको घटाइएगा तो 15x में से माइनस में 13x जाएगा तो प्लस में 2x बच जाएगा, और गुना करने पे प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स कॉमन लेने पे एक्स प्लस 15 बचेगा और यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेने पर यहाँ पे भी एक्स प्लस 15 ही बचेगा, तो यहाँ से 0। अब यहाँ से एक्स मेरे प्यारे बच्चों एक्स प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ से अब संख्याएं निकल के आ गई मेरे प्यारे बच्चों, अतः संख्या बराबर सीधे डायरेक्टली एक्स बराबर 15 माइनस 15 हो जाएगा, और एक्स बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस में 13, इधर आने पे ये प्लस में 13 हो जाएगा। तो ये अमान्य हो जाएगा। अमान्य क्यों हो जाता है वो समझिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये क्रमागत धनात्मक संख्या का आ गया और ये -15 जो निकला है वो ऋणात्मक संख्या निकला ना बाबू। तो हमें ऋणात्मक संख्या तो लेना नहीं, इसलिए हमें क्रमागत लेना, धनात्मक लेना, तो धनात्मक 13 निकल के आ गया। तो अब इसके बाद संख्या लिखिएगा, अतः संख्या दो क्रमागत धनात्मक विषम संख्या बराबर 13 और 13 प्लस 2 15। मेरे प्यारे बच्चों मुझे विश्वास है आप सभी को समझ में आ गए होंगे ये प्रश्न, और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। कोई प्रॉब्लम है बाबू आपको? समझ में आ गया बाबू? मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को भी समझ में आ गया होगा। और इसी तरह हम लोग इसको मानते हैं और समझते हैं और इसको बनाते हैं। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को पकड़िएगा तभी आपके प्रश्न में बनेंगे, और समझने का भी प्रयास कीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर समांतर श्रेणी है उसको सीखेंगे, और उसके भी प्रश्न को मैं आप लोग को ऐसे तरीके से सिखाऊंगा जिस अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो वो आपको बने मेरे प्यारे बच्चों, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि बार बार पूछे गए हैं और उसकी संभावना भी बनती है। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।